नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। सबसे पहले आप लॉ एंड ऑर्डर की आपसी बतकुच्चन सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के लॉ और ऑर्डर ड्राइंग रूम में बैठे टीवी देख रहे थे और तरमाल चाभ रहे थे। दोनों अक्सर टीवी देखते हुए पाए जाते थे। टीवी के न्यूज एंकर से ही पता चलता था कि उन्हें करना क्या है। अगले हुक्म की उम्मीद से दोनों टीवी से चिपके हुए थे। टीवी पर एक एंकर और एक नेता का चेहरा चमक रहा था। दोनों के बीच सवाल जवाब नहीं हो रहा था। दोनों एक ही बात अलग अलग ढंग से कह रहे थे। नेता बोला, मुझे पता है दंगा क्यों हुआ, दंगा किसने किया। अपराधियों को हम वो सजा देंगे कि उनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। इसके अगले वाक्य में नेता ने अपनी बात को 90 अंश के कोण पर काटा। कानून सबके लिए बराबर है। एंकर इस उलटबांसी को पकड़ने की बजाय नेताजी पर लहालोट हो गया। कैमरामैन खचाखच नेता की फोटो खींचने लगा। उसकी बात सुनकर लॉ बोला, सुन लिए गुरु, नेताजी क्या बोल रहे हैं। ऑर्डर ने तमक कर कहा, बरसों से सुन रहे हैं, बेमतलब का कानून छांट रहे हैं। अगर कानून सबके लिए बराबर होता तो सबसे पहले ये खुद जेल में पड़े होते। लॉ ने चौंकते हुए पूछा, काहें, इनका क्या अपराध है। ऑर्डर ने जवाब दिया, अफवाह फैलाने के जुर्म में, और क्या। देखे नहीं, पिछले दिनों दम पे दम अफवाह फैलाए जा रहे थे। ये तब हुआ जब विसर्जन के दौरान इसी घर से अकारण मां दुर्गा प्रतिमा पर पथराव किया गया। जब चरमपंथियों ने मां दुर्गा की प्रतिमा को अपवित्र करने का प्रयास किया, जब मां भक्तों पर कातिलाना हुआ, बाद में इसी घर में रखे हथियारों से हुई फायरिंग में रामगोपाल मिश्रा को कई गोलियां मारी गईं। एक तरफा वीडियो बनवाकर हथियारों को बचा नहीं पाएगा कोई। ऐसी कार्रवाई होगी कि पीढ़ियां याद करेंगी। यह उत्तर प्रदेश के लॉ और ऑर्डर की कहानी है। यहाँ बहराइच में हुए सांप्रदायिक दंगे से जुड़ी हर दिन एक नई खबर सामने आ रही है। बहराइच पुलिस ने मृतक रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या करने वाले 5 में से 2 आरोपियों को एक मुठभेड़ में काफी गोलीबारी के बाद गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस के सामने दोहरी चुनौती थी, लाठी भी न टूटे और काम भी हो जाए। निशाना इतना अचूक था कि गोली सीधे दोनों के पैर में लगी। रामगोपाल मिश्रा को टारगेट करते हुए तो सरफराज ने उसके शरीर को छलनी कर दिया, लेकिन यूपी पुलिस ने कानून की हद में रहते हुए अचूक निशाना लगाया और गोली सीधे सरफराज की टांग पर जाकर लगी। पुलिस की कहानी इससे भी दिलचस्प है। दावा किया गया कि जब पुलिस की टीम हत्या के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद करने के लिए सरफराज और मोहम्मद तालिब को जंगल में लेकर गई, तब उन्होंने उसी हथियार से पुलिस को भी मारना चाहा। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दोनों के पांव में गोली मार दी। खबरिया चैनलों के हुड़कचुल्लुओं ने इस घटना का वीडियो बेहद मसालेदार और सनसनीखेज ढंग से एक्सक्लूसिव का टैग लगाकर चलाया, मानो किसी एक्शन फिल्म का सीन चल रहा हो। दोनों भाग रहे थे, पुलिस से एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर में पैर में गोली लगी। इनके द्वारा वहां रखे हथियारों से पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में दोनों को गोली लगी। मोहम्मद तालीम के दाहिने पैर में गोली लगी और मोहम्मद सरफराज के बाएं पैर में गोली लगी। बहराइच में हिंसा के 4 दिन के अंदर उन आरोपियों को योगी की पुलिस ने ठोक दिया। जो घटना पुलिस प्रशासन की नाकामी का सबूत है, जिस घटना को लेकर पुलिस प्रशासन से सवाल होने चाहिए कि कैसे एक लड़के की हत्या हो गई। पुलिस प्रशासन ने विसर्जन से संबंधित एहतियाती उपाय क्यों नहीं किए। जब एक व्यक्ति दूसरे समुदाय की छत पर चढ़कर मनबड़ाई कर रहा था, तब प्रशासन ने समय रहते हस्तक्षेप क्यों नहीं किया। क्या हत्या में इस्तेमाल हुआ हथियार गैर कानूनी है। इन तमाम जरूरी सवालों पर कोई बात नहीं करके सुशांत सिन्हा गोली मारने वाली सोच का चीयर लीडर बन गया और पुलिस प्रशासन अपनी नाकामी के बावजूद हीरो बन गई। लेकिन अब जब पैर में गोली लगी तो मुंह से निकल रहा है। इनकी आह ऊह और भक्क भुक्क वाली एंकरिंग योगी सरकार के इंस्टेंट एक्शन, बोले तो 2 मिनट नूडल की दीवानी है। उनकी शान में ये कसीदे काढ़ रही हैं और तमाम जरूरी सवाल गोल करके इस हिसाब किताब में लग गए हैं कि किसकी सरकार में कितनी हिंसा और कितने एनकाउंटर हुए। ये 207 एनकाउंटर हुए 2012 से 2017, 40 एनकाउंटर हुए हैं। मौत एनकाउंटर मतलब ये मत समझिएगा कि आदमी मर गया, आरोपी अपराधी मर गया। एनकाउंटर का मतलब कि भाई आपका वो जो क्रिमिनल सामने है और पुलिस दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, उसे एनकाउंटर कहते हैं।
बहराइच में हुए दंगे का पूरा सच और जांच की रिपोर्ट आना अभी बाकी है, लेकिन हर मुद्दे को धर्म और जाति के चश्मे से नहीं देखने की हिदायत देने वाले लश्कर ए नोएडा के आत्मघाती एंकर और एंकराओं ने खुद को इंस्टेंट जांचकर्ता साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने इस हिंसा के पीछे एक कॉन्स्पिरेसी थियरी गढ़ डाली। यह थियरी धर्मांध और कट्टर दक्षिणपंथी समुदाय का सबसे प्रिय झूठ है, जिसे इस तरह के हर मौके पर फैलाया जाता है। पूरी हिंसा का ठीकरा डेमोग्राफिक चेंज यानी धार्मिक समूहों की जनसंख्या के सिर पर फोड़ दिया गया और मुस्लिमों की बड़ी आबादी को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। बहराइच में सांप्रदायिक तनाव के पीछे बड़ी वजह डेमोग्राफी है। बहराइच के महसी तहसील में 25% मुस्लिम रहते हैं, लेकिन इसी तहसील के महाराजगंज कस्बे में मुस्लिमों की आबादी 80% है। 2011 की जनगणना के हिसाब से यहाँ हिंदू आबादी जो है वो 65% है, जबकि मुस्लिम आबादी 35% है, 35%। या अनुसूचित जाति 15% है। हालांकि कई लोगों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में यहाँ ना डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। लश्कर ए नोएडा के दंगाई एंकर एंकराओं ने मृतक रामगोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फर्जी खबरें बनाकर चैनल दर चैनल प्रसारित किया। रामगोपाल के साथ टॉर्चर और अमानवीय हिंसा की फर्जी कहानियां एंकरों ने गढ़ी। सबसे पहले बात चित्रा त्रिपाठी की। आज तक छोड़कर एबीपी न्यूज से जुड़ी चित्रा त्रिपाठी ने अपने नए सफर की हाहाकारी शुरुआत इसी फर्जीवाड़े से की। उन्होंने अपने शो में पोस्टमार्टम रिपोर्ट की झूठी जानकारी देते हुए ये सब कहा। और अब खबर यूपी के बहराइच से। दशहरे के दिन उन्मादी हिंसा का शिकार हुए रामगोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रामगोपाल मिश्रा के शरीर पर 25 से 30 छर्रों के निशान मिले हैं। रामगोपाल को कितनी गोलियां मारी गई थी, इसकी पुख्ता जानकारी छर्रों की बैलिस्टिक रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगी। रिपोर्ट में लिखा है कि रामगोपाल के नाखून भी उखाड़े गए थे। पैरों में जलने और चोट के निशान से जाहिर होता है कि उसे करंट भी दिया गया था। यही फर्जीवाड़ा सुधीर चौधरी ने आज तक पर किया और दीगर जहरखुरान एंकराओं ने अपने अपने चैनलों पर किया। हत्यारों ने इस लड़के की हत्या से पहले इस लड़के को भयानक यातनाएं दी थी और उसे बहुत टॉर्चर किया था। बहुत निर्मम तरीके से इस लड़के की हत्या की गई। आरोपियों ने उसके पैरों की सभी उंगलियों के नाखून खींचकर बाहर निकाल लिए थे। सोचिए, कल्पना कीजिए, किसी के नाखून अगर खींचकर निकाल लिए जाएं तो दर्द की कल्पना आप कर सकते हैं। इस लड़के की आंखों के पास किसी नुकीली चीज से हमला किया गया था। आंखों के आसपास बहुत सारे घाव थे। चाकू या तलवार जैसे किसी धारदार हथियार से उसके सिर और हाथ पर कई वार किए गए थे। उसके चेहरे पर, गले पर, सीने पर, पेट पर, पैरों पर गोलियों के 25 से 30 छर्रों के निशान थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हत्यारों ने इस लड़के को मरने से पहले इलेक्ट्रिक शॉक दिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की आड़ में फैलाई जा रही सनसनी और झूठ को देखकर बहराइच पुलिस के हाथ पैर फूल गए। एंकराओं द्वारा लोगों को हिंसा के लिए भड़काने की चाल देखकर पुलिस ने थोड़ा तेजी दिखाई। उसने एक बयान जारी कर देश के तथाकथित खबरिया चैनलों द्वारा फैलाए जा रहे झूठ और सनसनी से लोगों को आगाह किया। दिनांक 13 अक्टूबर को कस्बा महाराजगंज थाना हरदी जनपद बहराइच में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या को लेकर के सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं, जिसमें मृतक को करंट लगाना, मृतक को तलवार से मारना एवं उसके नाखून उखाड़ना बातें फैलाई जा रही हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु कारण गोली लगने से पाया गया है। पुलिस ने सिर्फ आगाह किया, कार्रवाई नहीं की। लगे हाथ बहराइच जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्साधिकारी ने भी यह साफ किया कि मृतक रामगोपाल की मौत गोली लगने के कारण अधिक खून बहने से हुई। इसके अलावा बाकी चीजें गलत हैं। मृतक का पोस्टमार्टम किया था। मेरी जानकारी के अनुसार 25 से 30 के करीब छर्रे छाती, गले और चेहरे पे लगे थे। इन छर्रों के कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और उस रक्तस्राव के कारण उनकी डेथ हुई है। यह सब चल रहा था, इस बीच न्यूज 18 इंडिया की एंकर रूबिका लियाकत तराजू लेकर अपराध तौलने लगी, एकदम न्याय की देवी टाइप भूमिका में। उनकी बहस, जो कि अमूमन बेमतलब की होती है, उसका तर्क ये था कि बिना किसी की तरफदारी किए मासा और तोला में तौल कर बताया जाए कि किसी के छत पर चढ़कर झंडा फहराना बड़ा अपराध है या फिर उसकी हत्या कर देना बड़ा अपराध है। मैं ये कह रही हूँ, तौलिए इस बात को, तौलिए। तौल रहा हूँ मैं, आपके शो में तौल रहा हूँ। मैं कह रही हूँ मैं आपके घर पर चढ़कर आपके घर पर लगा एक झंडा उखाड़ती हूँ। ये जघन्य अपराध है कि आप आकर मेरे सीने में गोली दाग देते हैं, ये जघन्य अपराध है। इस पूरे शो में बहन स्वयं सिर्फ एक ही पक्ष की तरफदारी करती रहीं, लेकिन बाकियों के लिए पैमाना तय कर दिया कि तराजू पर तौलकर निष्पक्ष बात करें।
उनके कुतर्क पर मैं एक बात कहना चाहता हूं। एक होता है प्रोवोकेशन यानी उकसावा यानी रूट कॉज, दूसरा होता है उस पर प्रतिक्रिया। अगर दोनों चीजों को समग्रता से देखने की क्षमता नहीं है तो आप जड़ियल घामड़ गधा हैं। उस स्थिति की कल्पना कीजिए कि किसी के घर पर कोई चढ़ जाए, वहां तोड़फोड़ करे। उस स्थिति में घर के मालिक की प्रतिक्रिया किस रूप में आएगी? मेरे ख्याल से वह कई तरीकों से आ सकती है। वह सक्षम हुआ तो प्रतिकार करेगा, कमजोर हुआ तो घर छोड़कर भाग जाएगा, घर की स्त्रियों और बच्चों का मुंह देखेगा तो हिंसक हो सकता है। कहने का मतलब मानवीय प्रतिक्रिया का कोई तय मानक नहीं है जिसे तराजू पर तौल कर दिया जा सके। यह मूर्खता रूबिका लियाकत ही कर सकती हैं। इस कुतर्क को एक और उदाहरण से समझते हैं। किसी के घर में चोर घुस गया, मकान मालिक के पास लाइसेंसी हथियार था, उसने बचाव में गोली मार दी, चोर की मौत हो गई। अगले दिन रूबिका लियाकत अपने स्टूडियो में बैठकर यह बहस लड़ा सकती हैं कि चोरी बड़ी चीज है या चोर को गोली मारना, तौल कर बताइए, जबकि उसकी प्रतिक्रिया आत्मरक्षा में आई थी। दरअसल ये तौलने की जो थेथरई और साहस रूबिका लियाकत और इनके जैसे तमाम घामड़ एंकराओं में पैदा हुआ है, वह सत्ता की चरण सेवा और घनघोर सांप्रदायिक धर्मांधता का नतीजा है। अगर आप इनके मन मुताबिक एंकरिंग नहीं करेंगे तो पूरा खेल खराब हो जाएगा। इस मुद्दे पर 2 शब्दों वाले अमीश भाई की अलग दुर्गति हुई। इनके शो में वक्ता ने अंबानी और अडानी का नाम ले लिया। यह कुफ्र हो गया, गुनाहे अजीम हो गया। मालिक का नाम क्यों लिया? सो खिसियाए 2 शब्दों वाले भाई ने दोबारा उनके चैनल पर उनके मालिक का नाम नहीं लेने की हिदायत दे डाली। अडानी और अंबानी के दिलों पे राज कर रही है। जहां तक अंबानी और अडानी की बात है, मुझे नहीं लगता कि ये पूरा मैटर उस पर है। और वो देश के 2 बड़े उद्योगपति हैं, उनको अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए। इन सब से अलग बहराइच हिंसा को लेकर संघ समर्पित पत्रिका पांचजन्य के एक्स हैंडल से भी जमकर नफरत और फर्जी सूचनाएं फैलाई गई। पांचजन्य इन दिनों जिस चीज का प्रतिनिधित्व सबसे प्रमुखता से करता है वह है फेक न्यूज। वह खुद को किसी भी पत्रकारी नियम कानून से ऊपर मानते हुए पत्रकारिता की धज्जी हर दिन उड़ाता है। संघ की यह पत्रिका अश्लील हो चुकी है। इसने अपने सारे लत्ते उतार दिए हैं। भरे बाजार यह पूरी बदसूरती के साथ नंगा होकर फेक न्यूज फैला रहा है। लगातार अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ऐसे झूठ परोस रहा है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़काना है। गोपाल मिश्रा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। गोपाल मिश्रा को करंट लगाया गया। गोपाल मिश्रा के नाखून उखाड़े गए। गोपाल मिश्रा को मौत से पहले तड़पाया गया। गोपाल मिश्रा के शरीर पर 35 छर्रे लगे हुए थे। आंख के पास नुकीली चीज से हमला किया गया। सिर पर धारदार हथियार से हमला किया गया। ISIS की तर्ज पर टॉर्चर कर गोपाल मिश्रा की कट्टरपंथी मुसलमानों ने हत्या की। पूरी तैयारी के साथ गोपाल मिश्रा की हत्या की गई। जो काम पांचजन्य का एक्स हैंडल कर रहा था वही विचार पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर ने भी व्यक्त किए। इनका संपादकीय पढ़िए और अपना माथा पीटिए। कितने दुर्भाग्य की बात है। जरा सोचिए, बहराइच में हिंदुओं पर हमले हुए, 20 राउंड से अधिक फायरिंग हुई, हिंदू युवक की जान चली गई, एक मां ने अपने बेटे को खो दिया। लेकिन इन सब के बावजूद सारे आरोप हिंदुओं पर ही लगा दिए गए हैं। सुबह से आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार एक इकोसिस्टम कट्टरपंथी मुसलमानों को, पत्थरबाजों को, हत्यारों को क्लीन चिट देने में लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है मानो हिंदुओं की ही सारी गलती है। हिंदुओं की गलती यह है कि उन्होंने दुर्गा पूजा क्यों मनाया। हिंदुओं की गलती यह है कि उन्होंने मूर्ति विसर्जन यात्रा क्यों निकाली। हिंदुओं की गलती यह है कि उन्होंने डीजे क्यों बजाया। हिंदुओं की गलती यह है कि वो अपना त्योहार ही क्यों मनाते हैं। नीचे के कट्टरपंथी हमला करते हैं और इकोसिस्टम में ऊपर बैठे उनके आका और डिजिटल दंगाई उनका तर्क दे देकर बचाव करते हैं। उन्हें डरा हुआ, मासूम, निर्दोष बताते हैं। बेशर्मी की सारी सीमाएं लांघ जाते हैं। जमीन के कट्टरपंथी तो एक्सपोज हो ही चुके हैं। धीरे धीरे इकोसिस्टम में बैठे इनके आका भी एक्सपोज हो रहे हैं। अब मैं आपको बहराइच प्रकरण की सबसे बदसूरत और दिल तोड़ने वाली तस्वीर दिखाना चाहता हूं। क्रूर और निर्मम राजनीति किस तरह से आम लोगों को अपनी खूनी मंशा का चारा बना लेती है, उसकी गवाही है मृतक रामगोपाल के पिता का एक वीडियो जो पिछले दिनों काफी वायरल हुआ।
पहले खूनी सियासत आपके बच्चों को दंगाई बनाती है, उसमें इतना नफरत भरती है कि कोई रामगोपाल किसी के घर की छत पर चढ़ जाए, भगवा झंडा लगा दे। इसके बाद वही सियासत रामगोपाल के पिता को इस बात के लिए मजबूर करती है कि गांव का सरल सहज मन वाला आदमी किसी के सिखावे बहकावे में आकर वो बातें करे जो शायद अपने विवेक के आधार पर वो कभी नहीं करता। हाँ साहब, जो कार्रवाई भई थी हमका संतुष्टि नहीं है। अगर हमारी सुनवाई न हुई तो हम लोग आत्मदाह कर लेंगे। शायद आपने ध्यान दिया हो, वीडियो के अंत में उसके पिता किसी से मिल रहे इशारे का इंतजार करते हैं। बहुत कातर भाव से वो किसी को देख रहे हैं कि आगे क्या करना है, क्या बोलना है। राजनीति क्रूर और निर्मम होती है। जिस बाप ने अपना जवान बेटा खो दिया, उसे अपने बेटे की आत्मा की शांति और शुद्धि के लिए 13 दिन का समय भी नहीं दे रही वह राजनीति। वह रामगोपाल के पिता को अपनी जहरीली सियासत का सामान बनाकर बेचना चाहती है और वह बेचने में सफल भी हो रही है। आगे बढ़ने से पहले दो छोटे छोटे क्षेपक। जमाना बदला, नई तकनीकें आई तो मच्छरों ने भी अपना रहन सहन बदल लिया। अब वो सीढ़ियों से चढ़कर चौथी मंजिल पर नहीं जाते, अब वो लिफ्ट के सहारे चौथी मंजिल पर जाते हैं। और इस बीच में वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जरूरी गपशप भी करते हैं। यह सब हमें दैनिक जागरण ने बताया है। लिफ्ट में मुख्यमंत्री तक पहुंचा मच्छर, महापौर ने मारा। योगी बोले ऐसे नहीं मरेंगे, इलाज करना होगा। दैनिक जागरण की यह खबर 2-3 साल पुरानी है, लेकिन हमारी नजर में अब आई है। दैनिक जागरण की ओजस्वी और सत्ता की लटक वंदना वाली पत्रकारिता के बिल्कुल मुफीद है यह खबर, और साथ में इस खबर के रिपोर्टर की रचनात्मकता और महीन दृष्टि का भी परिचय देती है। दूसरा क्षेपक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह अभी नहीं तो कभी नहीं वाला मौका है। देश में हत्या के आरोपी अपराधी भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं। सिर्फ हमारे प्रधान जी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रह गए हैं। यह वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत के आधुनिक इतिहास में युगों युगों तक याद रखी जाएगी। कैसे शराफत से पुलिस हाथ पर हाथ बांधे खड़ी थी, कैसे शराफत का पुतला बाबा सिद्दीकी की हत्या का अभियुक्त तसल्ली बख्श तरीके से एक एक कर पत्रकारों की शंकाओं का समाधान कर रहा था। तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर रखा है, क्या पहले तहकीक की जाती है इस बारे में? तो सर मैं हकीकत बात बताऊं तो सारी जानकारी होती है। तो आगे देखा जाए टारगेट में कौन होगा? अगला निशाना तो देखो, हम तो जा रहे हैं जेल, अब पता नहीं कौन क्या कर रहा है और कैसा क्या होगा, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। यह देखने के बाद भी प्रधानमंत्री जी का करेजा कितना काठ का होगा कि खुद को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक रहा होगा। अब तो कर ही देना चाहिए एक। वैसे नहीं करेंगे तो भी कुछ खास बनना बिगड़ना नहीं है। देश उनके दिखाए मार्ग पर पूरी सफलता और गति से आगे बढ़ रहा है। नया भारत किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मोहताज नहीं है, वह मन की बात करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पेश है टिप्पणी स्पेशल। पिछले हफ्ते हमने इजराइल फिलिस्तीन के साथ लेबनान के रिश्तों पर विस्तार से बात की थी। हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स और टिप्पणी के दर्शकों की हमें प्रतिक्रिया मिली है। कुछ लोगों को शिकायत हुई कि इसमें अमेरिका की भूमिका का जिक्र ही नहीं है। इसमें इजराइल की विस्तारवादी हिंसक नीतियों को नजरअंदाज किया गया है। इस बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि पश्चिम एशिया का इतिहास बहुत जटिल, बहुत परतदार, बहुत सारे खिलाड़ियों, बहुत सारे हितों के टकराव का इतिहास है। इतनी सारी बातें सिर्फ एक एपिसोड में नहीं आ सकती। हमारा पिछला शो इस पूरे संकट का सिर्फ एक हिस्से लेबनान से जुड़ा था। छोटा सा लेबनान जो एक वक्त में अरब देशों के बीच आधुनिकता और तरक्की का अगुआ था, वो कैसे इस पूरे खेल में पिसकर तबाह हो गया। The Lebanese learned a lot from the French, not to mention the Greeks, Romans, Egyptians, Turks, British, Americans and others. But they had no need to learn civilization. They had always been civilized, preferring trade to war and education to ignorance. The Phoenicians, who sailed as far as Britain long before the Romans and traded for tin with the skin-clad natives, were the ancestors of these energetic people. Their traders crop up in the Old Testament and in Homer, and they have never gone out of business.
टिप्पणी स्पेशल के इस एपिसोड में हम पश्चिम एशिया के संकट में अमेरिकी नीतियों, उसकी छिपी हुई मंशाओं, उसकी असफलताओं पर बात करेंगे। मौजूदा फिलिस्तीन इजराइल संकट में इजराइल और उसके समर्थक सारा दोष हमास पर मढ़कर अपनी कारगुजारियों को जायज ठहराना चाहते हैं। फिलिस्तीन से सहानुभूति रखने वाले मौजूदा त्रासदी को इजराइल के कब्जे और लंबे समय से किए जा रहे उसके कठोर बर्ताव का नतीजा मानते हैं। किसी एक को जिम्मेदार ठहराना शायद सबसे आसान तरीका है। कोई एक पक्ष पूर्णतः निर्दोष या फिर पूर्णतः जिम्मेदार नहीं होता, खासकर इतने लंबे समय से जारी एक कॉन्फ्लिक्ट में। इस संकट का कारण खोजने पर हमें कोई एक शुरुआती बिंदु नहीं मिलता। किसी के लिए इसका शुरुआती बिंदु थियोडोर हर्जल की 1896 में लिखी किताब द यहूदी स्टेट हो सकती है। किसी के लिए यह 1917 में बाल्फोर घोषणा पत्र के साथ शुरू होता है। कुछ लोग इसे 1936 में हुए अरब विद्रोह से जोड़कर देखते हैं। बहुत से लोगों को इसका शुरुआती बिंदु 1948 और 1967 का अरब इजराइल युद्ध लगता है। लेकिन इस पूरे विवाद को एक तीसरे पक्ष अमेरिका के नज़रिए से समझना बहुत ज़रूरी है। अमेरिका पश्चिम एशिया के हाल के इतिहास में निर्विवाद तीसरा पक्ष रहा है। उसकी सारी कोशिशें, उसकी नीतियां सिर्फ अपने हितों को सबसे ऊपर रखने की रही हैं। इसलिए 3 दशक से ज़्यादा वक्त बीतने के बाद भी पश्चिम एशिया किसी समाधान तक नहीं पहुंच सका है। जब हम निकट अतीत की बात करते हैं तब 5 ऐसे अवसर हैं जिनसे हम पश्चिम एशिया के संकट, उसके प्रति अमेरिकी नीतियों और उसके असर को समझ सकते हैं। पहला है 1991 का साल। इस साल अमेरिका और इराक के बीच खाड़ी का युद्ध हुआ। इसके बाद मैड्रिड शांति सम्मेलन हुआ। सद्दाम हुसैन द्वारा क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के लिए उत्पन्न खतरे के बाद यह सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण था। खासकर सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया लगभग एक ध्रुवीय हो चुकी थी। अमेरिका दुनिया भर की नीतियों को डिक्टेट कर रहा था। अक्टूबर 1991 में मैड्रिड शांति सम्मेलन में इजराइल, सीरिया, लेबनान, इजिप्ट, यूरोप के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त जॉर्डन और फिलिस्तीन का प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुआ। लेकिन मैड्रिड के सम्मेलन में अमेरिका ने एक गंभीर गड़बड़ी की। इस गड़बड़ी ने भविष्य में एक बड़े संकट के बीज बो दिए। ईरान को इस सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया। ईरान ने खुद को बाहर रखे जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका विरोधी ताकतों की एक बैठक आयोजित की। इसमें फिलिस्तीनी समूह हमास और इस्लामिक जिहादी भी शामिल थे। ईरान खुद पश्चिम एशिया में एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति था और मैड्रिड में सम्मान सहित आमंत्रण की उम्मीद करता था। हालांकि मैड्रिड सम्मेलन इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर केंद्रित नहीं था, बल्कि पश्चिम एशिया में एक नई व्यवस्था स्थापित होने का एक निर्णायक मोड़ था। लेकिन अमेरिका की गलती ने ईरान को नाराज कर दिया। समय के साथ शांति यहां से दूर होती गई। ईरान और पश्चिमी देशों के संबंध बिगड़ते गए। दूसरी तरफ हमास और ईरान के बीच संबंध मजबूत होते गए। अमेरिकी नीतियों के लिहाज से दूसरा महत्वपूर्ण पड़ाव 11 सितंबर 2001 है। अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला हुआ। इसके बाद साल 2003 में इराक पर अमेरिका ने दूसरा हमला किया। अमेरिका की आत्म केंद्रित नीति ने पश्चिम एशिया के लिए एक दुष्चक्र पैदा कर दिया। हालांकि इराक पर हमला इजराइल फिलिस्तीन के संघर्ष से सीधे जुड़ा नहीं था, लेकिन इराक की बाथ पार्टी में फिलिस्तीनियों के लिए गहरा समर्थन था। अमेरिका ने हमले का आधार बनाया था इराक में मौजूद व्यापक जनसंहार के हथियार, जो आज तक किसी को नहीं मिले हैं। इराक अमेरिका के लिए एक महंगा दलदल साबित हुआ। इससे ईरान की रणनीतिक स्थिति मजबूत हुई। खाड़ी का शक्ति संतुलन बदल गया। अब ईरान अमेरिका का नया दुश्मन बनकर उभरा। यहाँ भी उसके तर्क परमाणु हथियार ही रहे। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने ईरान पर कड़े प्रतिबंधों के जरिए अपनी बात को जायज ठहराने की कोशिश की, जिससे एक नया मोर्चा खुल गया। पश्चिम एशिया में अमेरिकी मिसएडवेंचर का तीसरा पड़ाव है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद ईरान के साथ 2015 में बनी संयुक्त समग्र कार्य योजना JCPOA को भंग कर दिया। अब वो ईरान पर अधिकतम दबाव की रणनीति पर काम करने लगे। इस एकतरफा फैसले का दुर्भाग्यपूर्ण नतीजा हुआ। JCPOA से बाहर निकलने के साथ ही ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाने का तर्क और मौका मिल गया। अधिकतम दबाव की नीति के जवाब में ईरान ने फारस की खाड़ी और सऊदी अरब में तेल के जहाज़ों और सुविधाओं पर हमला किया। उसका मकसद अमेरिका को यह संदेश देना था कि इतनी आसानी से वह ईरान को दबा नहीं सकता। उसकी छोटी सी कीमत अमेरिका को भी चुकानी होगी। ईरान की इस नाराजगी ने उसे इजराइल के खिलाफ लड़ रहे उग्रवादी समूहों के करीब धकेला। इन समूहों के साथ ईरान का करीबी संबंध बहुत पहले से था, वह और मजबूत हुआ।
इसने इजराइल फिलिस्तीन समस्या को और उलझा दिया। चौथा घटनाक्रम तथाकथित अब्राहम अकॉर्ड था। 15 सितंबर 2020 को मध्य पूर्व के कुछ नेताओं ने अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका मकसद इजराइल के साथ संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाना था। बाद में मोरक्को भी इसका हिस्सा बना, पर दिक्कत ये थी कि ये वो देश थे जिनके साथ इजराइल के संबंध पहले से ही सामान्य हो चुके थे, लेकिन बाकियों में इससे नाराजगी जरूर पैदा हुई। इस समझौते से इजराइल फिलिस्तीन के संबंधों में कोई सुधार वैसे भी नहीं आना था, क्योंकि ये समझौता किसी भी तरह से फिलिस्तीनियों की स्थिति में कोई व्यापक बदलाव लाने वाला नहीं था। और जब तक फिलिस्तीनियों की स्थिति नहीं सुधरती, तब तक पश्चिम एशिया में शांति दूर की कौड़ी बनी रहेगी। हाल के 4 सालों में जो बाइडेन ने भी ट्रंप के रास्ते को ही जारी रखा। इसने इजराइल की अति दक्षिणपंथी सरकार की हिंसक कार्रवाइयों से रोकने के लिए कोई सार्थक कदम नहीं उठाया। नतीजतन पिछले 2 सालों में फिलिस्तीनियों की मौत और विस्थापन में तेजी आई है। पांचवां कारक कोई एक विशिष्ट घटना नहीं है, बल्कि अमेरिका द्वारा किए गए अपने पुराने वादों और संधियों का पालन करने में हुई लगातार विफलताओं का जखीरा है। ओस्लो समझौते के बाद से ही अमेरिका ने इजराइल फिलिस्तीन शांति प्रक्रिया पर एकाधिकार कर लिया था, और नतीजे बताते हैं कि उसके एकाधिकार के बावजूद इतने सालों में वो कोई सार्थक नतीजा नहीं दे पाए हैं। बिल क्लिंटन से लेकर जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बराक ओबामा तक सबने बार बार घोषणा की कि अमेरिका 2 राज्य का समाधान हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है, यानी इजराइल और फिलिस्तीन, लेकिन वह सिर्फ छलावा साबित हुआ। आज यह पहले से कहीं अधिक दूर और असंभव दिखता है। अमेरिका 3 दशकों से अधिक समय से पश्चिम एशिया में चौधरी बना हुआ था, लेकिन इसके नेतृत्व ने क्या पैदा किया है? इराक, सीरिया, सूडान और यमन में विनाशकारी युद्ध के हालात हैं। लेबनान दूसरों की दया पर निर्भर है। लीबिया में अराजकता है। इजिप्ट भी अस्थिरता के रास्ते पर है। ईरान अपनी परमाणु बम की योजना को आगे बढ़ा रहा है। इजराइल की ज्यादतियों का कोई जवाब नहीं है, और न ही फिलिस्तीनियों के लिए सुरक्षा और न्याय का कोई भरोसा है। पिछले 3 दशकों में अमेरिका ने पश्चिम एशिया को यही दिया है। अमेरिका के नेताओं और अधिकारियों ने बार बार साबित किया है कि उनके पास इस संकट का समाधान करने के लिए न तो सही समझदारी है और न ही जरूरी निष्पक्षता है। टिप्पणी स्पेशल अब समाप्त हुआ। अब आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें के अंदर में भी। इस हफ्ते सीटू तिवारी की रिपोर्ट BBC हिंदी से। 16 अक्टूबर को बिहार के सारण और सीवान जिले में जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला शुरू हुआ था। इसमें अब तक 33 लोगों की मौत हो चुकी है। ये मौतें सारण के मशरख और सीवान के भगवानपुर हाट नामक ब्लॉक में हुई। दंगे और दुर्गा विसर्जन में फंसे मीडिया को इस खबर की सुध लेने की फुर्सत फिलहाल नहीं है। मिसी जी का पोखरा है ना, वहीं पे शराब बिकता है, तो वहीं पे से लिया कर पीता है। वो तो रोज तक पापा लिया कर उसी जगह से पीते थे। कल भी उसी जगह से ले आए थे। सिवान और सारण में अब तक जहरीली शराब की वजह से 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। यहाँ गांव वालों की बातें सुनकर अंदाजा लगता है कि गांव में शराब कितनी आसानी से मिल जाती है। सरकार कहाँ बंद कराया है? मिल रहा है तो अभी हम लोग पी रहे हैं, नहीं मिलेगा तो कैसे पिएंगे? चारों तरफ तो पैसा दीजिए, फोन कीजिए, दारू आता है। जो नहीं दारू बंद रहता तो आता कहाँ से? अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।